नमस्ते दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आज एक आम दिन है। आप सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं और अपने काम पर जाने की तैयारी करते हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। लेकिन फिर दोपहर के समय अचानक आपके फ़ोन पर एक मैसेज आता है या आपका बॉस आपको केबिन में बुलाता है और सिर्फ कुछ शब्दों में आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। आपको ये बताया जाता है कि अब आपकी नौकरी नहीं रही। उस एक पल में ज़मीन जैसे पैरों के नीचे से खिसक जाती है और समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। या हो सकता है मामला नौकरी का ना हो सकता है घर में अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, हो सकता है शेयर बाजार अचानक गिर जाए और आपकी कई सालों की मेहनत की कमाई आधी रह जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर की छत टपकने लगे और उसे ठीक कराने के लिए आपके पास उस समय पैसे ही ना हो। ऐसे हालात जिंदगी में बिना दस्तक दिए आते हैं और इंसान को अंदर तक हिला देते हैं। जब जिंदगी में ऐसा कोई आर्थिक तूफान आता है तो इंसान सबसे पहले डरता है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें भारी हो जाती हैं, रातों की नींद उड़ जाती है। दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है कि अब क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, बच्चों की फीस कैसे जाएगी, घर का किराया या बाकी खर्च कैसे पूरे होंगे। ये डर इंसान को कमजोर बना देता है और सही सोचने की ताकत छीन लेता है। अगर आप आज ये सुन रहे हैं तो हो सकता है आप भी किसी ऐसे ही दौर से गुजर रहे हों, या फिर आप उन लोगों में से हैं जो पहले से समझदारी दिखाना चाहते हैं और भविष्य के लिए खुद को तैयार रखना चाहते हैं। वजह चाहे जो भी हो, ये सफर आपके लिए एक सहारा बन सकता है, एक ऐसी डोर जो आपको डूबने से बचा सकती है। आज हम बात कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की दुनिया की एक बेहद खास और असरदार किताब की। इस किताब का नाम है व्हाट टू डू विद योर मनी व्हेन क्राइसिस हिट्स और इसे लिखा है मशहूर आर्थिक सलाहकार मिशेल सिंगलटेरी ने। ये किताब सिर्फ पैसों की गिनती नहीं सिखाती, ये किताब सिखाती है कि मुश्किल समय में कैसे जिंदा रहा जाए, कैसे टूटने से खुद को बचाया जाए और कैसे उम्मीद को थामे रखा जाए। ये किताब उस रोशनी की तरह है जो अंधेरे में ये याद दिलाती है कि रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। आने वाले समय में हम इस किताब की बातों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें नहीं होंगी। हर सलाह को ऐसे देखा जाएगा जैसे वो आपकी जिंदगी से जुड़ी हो। ये समझने की कोशिश की जाएगी कि मुसीबत के समय क्या करना चाहिए और उससे भी ज्यादा जरूरी ये कि क्या नहीं करना चाहिए। ये सफर सिर्फ जानकारी का नहीं है, ये समझदारी का है, धैर्य का है और खुद पर भरोसा बनाए रखने का है। जब भी जिंदगी में कोई आपदा आती है तो इंसान का दिमाग अपने आप एक खास स्थिति में चला जाता है जिसे फाइट और फ्लाइट मोड कहा जाता है। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि शरीर की एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। ऐसे समय में दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें भारी हो जाती हैं और इंसान तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से फैसले लेने लगता है। मिशेल सिंगलटेरी इसी पल को फाइनेंस की दुनिया का सबसे खतरनाक समय मानती हैं, क्योंकि यहीं पर इंसान अपने पैसों को बचाने के बजाय उन्हें और ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। लेखिका कहती हैं कि जैसे ही आपको कोई बुरी आर्थिक खबर मिले, उस समय सबसे ज़रूरी काम यह है कि आप कुछ भी ना करें। हाँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं। वो इसे पैनिक पॉज कहती हैं, यानी घबराहट के बीच लिया गया एक छोटा सा विराम। ज़्यादातर लोग डर के मारे तुरंत ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हालात को और बिगाड़ देते हैं। कोई अपने सारे शेयर बेच देता है, कोई भारी ब्याज पर कर्ज ले लेता है और कोई जल्दबाजी में अपनी जमा पूंजी खत्म कर देता है। मिशेल के अनुसार ये सब आग में घी डालने जैसा होता है। इस किताब में वो समझाती हैं कि इस समय आपको सबसे पहले एक गहरी सांस लेनी चाहिए और खुद को ये याद दिलाना चाहिए कि अभी दुनिया खत्म नहीं हुई है। ये सिर्फ एक बुरा दौर है और हर बुरा दौर एक न एक दिन गुजर ही जाता है। वो साफ कहती हैं कि जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा तब तक आप अपने बैंक खाते को सही तरीके से नहीं संभाल पाएंगे। पैसा और भावनाएं जब एक साथ मिल जाती हैं तो अक्सर तबाही मच जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि भावनाओं को थोड़ी देर के लिए अलग रखें और फैसले तर्क और गणित के आधार पर लें। मिशेल सिंगलटेरी हमें ये भी सिखाती हैं कि संकट के समय खुद से सकारात्मक बात करना बेहद ज़रूरी है। खुद से कहना चाहिए कि मैं इसे संभाल लूँगा, मेरे पास एक योजना होगी और मैं इस मुसीबत से बाहर निकल आऊँगा। लेखिका मानती हैं कि ये सकारात्मक सोच ही उस समय आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है, क्योंकि टूटा हुआ मन कभी सही फैसला नहीं ले सकता। जब इंसान खुद को थोड़ा शांत कर लेता है तब किताब के अनुसार दूसरा और सबसे मुश्किल कदम सामने आता है और वो है अपने परिवार को सच्चाई बताना। बहुत से लोग, खासकर घर के मुखिया, अपनी आर्थिक परेशानियों को अपने दिल में ही दबा कर रखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपने जीवन साथी या बच्चों को बता दिया कि हालात ख़राब हैं तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी या वे अपने परिवार को परेशान नहीं करना चाहते। लेकिन मिशेल सिंगलटेरी इसे एक बहुत बड़ी गलती मानती हैं।
वो कहती हैं कि इस लड़ाई को कोई भी इंसान अकेले नहीं लड़ सकता। संकट के समय आपको एक सेना की ज़रूरत होती है और आपका परिवार ही आपकी असली सेना होता है। इसलिए वो सलाह देती हैं कि किसी एक दिन रात के खाने के बाद अपने जीवन साथी को शांति से बिठाएं, टीवी बंद करें, फ़ोन दूर रखें और पूरी सच्चाई साफ शब्दों में बता दें। अगर नौकरी गई है तो उसे छुपाएं नहीं, और अगर व्यापार में नुकसान हुआ है तो उसे भी खुलकर स्वीकार करें। किताब ये भी कहती है कि बच्चों को भी इस सच्चाई का हिस्सा बनाना चाहिए, लेकिन समझदारी के साथ। छोटे बच्चों को डराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ये कहने की ज़रूरत है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उन्हें ये समझाया जा सकता है कि कुछ समय के लिए बाहर खाना बंद रहेगा या नए खिलौने नहीं खरीदे जाएंगे, क्योंकि परिवार एक खास लक्ष्य के लिए पैसे बचा रहा है। मिशेल सिंगलटेरी बताती हैं कि जब आप अपने परिवार को सच बताते हैं तो दो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। पहली ये कि आपके दिल और दिमाग से बोझ हल्का हो जाता है, और दूसरी ये कि आपका परिवार भी उस बचत और सुधार की यात्रा का हिस्सा बन जाता है। वे भी फिजूल खर्ची रोकने में आपकी मदद करते हैं और मुश्किल समय को आसान बना देते हैं। किताब हमें ये याद दिलाती है कि आर्थिक संकट से निकलना किसी एक इंसान का काम नहीं होता, ये एक टीम वर्क होता है, और उस टीम का नाम परिवार है। अस्पतालों में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसे ट्रायज कहा जाता है। जब एक साथ बहुत सारे घायल मरीज अस्पताल पहुंचते हैं तो डॉक्टर हर किसी का इलाज एक साथ नहीं कर पाते। ऐसे में सबसे पहले उस मरीज को देखा जाता है जिसकी हालत सबसे ज्यादा गंभीर होती है और जिसे तुरंत इलाज की जरूरत होती है। जिनकी चोट हल्की होती है उन्हें थोड़ी देर इंतजार करना पड़ता है। ये फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी और जरूरत के आधार पर लिया जाता है। मिशेल सिंगलटेरी इसी उदाहरण के जरिए हमें सिखाती हैं कि संकट के समय अपने पैसों के साथ भी यही तरीका अपनाना चाहिए। वो कहती हैं कि आपको अपने खर्चों का ट्रायज करना है, यानी ये तय करना है कि कौन सा खर्च तुरंत जरूरी है और कौन सा इंतजार कर सकता है। उनके शब्दों में इस समय आपको अपने पैसों का ऑपरेशन करना होता है ताकि जो जरूरी है वही बच सके। इसके लिए लेखिका एक बहुत ही सख्त बजट बनाने की सलाह देती हैं, जिसे वो बेयर बोन्स बजट कहती हैं। बेयर बोन्स का मतलब होता है सिर्फ हड्डियों का ढांचा, जिसमें न कोई अतिरिक्त मांस होता है और न ही कोई चर्बी। ये बजट सिर्फ उन्हीं चीजों का होता है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। इसमें आराम, दिखावा या सुविधा की कोई जगह नहीं होती। मिशेल कहती हैं कि इसके लिए आपको एक कागज लेना चाहिए और अपने महीने के सारे खर्च साफ साफ लिखने चाहिए। उसके बाद इन खर्चों को दो हिस्सों में बांटना चाहिए, एक हिस्सा जरूरतों का और दूसरा हिस्सा चाहतों का। जरूरतों में वो सब आता है जिसके बिना जिंदगी रुक जाती है, जैसे घर का सादा खाना, न कि बाहर का खाना, रहने की जगह का खर्च यानी किराया या बिजली पानी का बिल, सेहत के लिए जरूरी दवाइयाँ और काम पर जाने के लिए जरूरी आने जाने का खर्च। उनके अनुसार यही असली जरूरतें हैं और बस यहीं तक खर्च सीमित होना चाहिए। इसके अलावा बाकी सब कुछ चाहत की श्रेणी में आता है। ऑनलाइन मनोरंजन के सब्सक्रिप्शन, चाहे वो फिल्में देखने के लिए हो या सीरीज के लिए, इस समय जरूरी नहीं है और इन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए। जिम की मेंबरशिप भी एक चाहत है, क्योंकि अगर पास के पार्क में टहला या दौड़ा जा सकता है तो इसकी जरूरत नहीं रहती। बच्चों की ट्यूशन भी तभी जरूरी है जब आप खुद उन्हें पढ़ाने की स्थिति में ना हो, वरना ये भी कुछ समय के लिए रोकी जा सकती है। ब्रांडेड कपड़े, महंगे शौक और दिखावे से जुड़े खर्चों के लिए इस बजट में कोई जगह नहीं है। मनोरंजन के सब्सक्रिप्शन, चाहे वो फिल्में देखने के लिए हो या सीरीज के लिए, इस समय जरूरी नहीं है और इन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए। जिम की मेंबरशिप भी एक चाहत है, क्योंकि अगर पास के पार्क में टहला या दौड़ा जा सकता है तो इसकी जरूरत नहीं रहती। बच्चों की ट्यूशन भी तभी जरूरी है जब आप खुद उन्हें पढ़ाने की स्थिति में ना हो, वरना ये भी कुछ समय के लिए रोकी जा सकती है। ब्रांडेड कपड़े, महंगे शौक और दिखावे से जुड़े खर्चों के लिए इस बजट में कोई जगह नहीं है। को बचाने पर पूरा ध्यान देना चाहिए। संकट के समय एक पुरानी कहावत सबसे ज्यादा सच साबित होती है कि कैश ही राजा होता है। जब जिंदगी में आर्थिक तूफान आता है तब बैंक में पड़ा सोना या जमीन का कोई टुकड़ा तुरंत काम नहीं आता। उस वक्त सबसे जरूरी होता है हाथ में पैसा होना, ताकि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी की जा सकें, दूध वाले को पैसे दिए जा सकें, जरूरी दवाइयां खरीदी जा सकें और अचानक सामने आए किसी परेशानी का सामना किया जा सके। मिशेल सिंगलटेरी इस किताब में साफ सलाह देती हैं कि संकट के समय जितना हो सके उतना लिक्विड कैश जमा करना चाहिए। अगर आपको ज़रा सा भी अंदेशा है कि आने वाले समय में आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है तो आज से ही हर तरह के अतिरिक्त भुगतान रोक देने चाहिए। अगर आप अपने होम लोन पर ज़रूरी से ज़्यादा पैसा इसलिए दे रहे थे ताकि कर्ज जल्दी खत्म हो जाए, तो उस अतिरिक्त भुगतान को तुरंत रोक देना चाहिए और सिर्फ उतनी ही किस्त चुकानी चाहिए जितनी ज़रूरी हो,
बचा हुआ पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रखना ज़्यादा समझदारी होती है, क्योंकि वही पैसा मुश्किल वक्त में आपकी ढाल बनता है। लेखिका ये भी कहती हैं कि अगर आपके पास ऐसा कोई निवेश है जिसे बिना नुकसान के तोड़ा जा सकता है, तो उसे नकद में बदलने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। यहाँ वो घाटे में चल रहे शेयर बेचने की बात नहीं कर रही हैं, बल्कि उस अतिरिक्त जमा पूंजी की बात कर रही हैं जो ज़रूरत पड़ने पर आसानी से निकाली जा सकती है। संकट के समय हर बचाया गया रुपया आपको मानसिक सुरक्षा देता है और ये एहसास कराता है कि हालात पूरी तरह आपके हाथ से बाहर नहीं गए हैं। मिशेल सिंगलटेरी बताती हैं कि जब आपके बैंक खाते में 3 या 6 महीने के खर्च के बराबर रकम पड़ी होती है, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। आप घबरा कर फैसले नहीं लेते, बल्कि सोच समझकर कदम उठाते हैं। डर की जगह भरोसा ले लेता है और यही भरोसा आपको सही रास्ते पर बनाए रखता है। वो ये भी सलाह देती हैं कि अपने घर में भी कुछ नकद पैसा ज़रूर रखें, क्योंकि कई बार ऐसी आपदाएं आ जाती हैं जब एटीएम काम नहीं करते या बैंक कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं। ऐसे हालात में घर में रखी छोटी रकम भी बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। इसके बाद किताब एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठाती है कि जब खर्च कम कर दिया गया है तो पैसा आएगा कहाँ से, खासकर तब जब नौकरी नहीं रही हो। यहाँ मिशेल एक बेहद रोचक और सच्चा तरीका बताती हैं। वो कहती हैं कि हम सबके घरों में पैसा छिपा होता है, बस हमें उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। अपने घर के आसपास नज़र डालिए, वो पुराना गिटार जो सालों से किसी कोने में पड़ा है, वो महंगी घड़ी जो आप कभी नहीं पहनते, बच्चों के पुराने खिलौने या साइकिल जो अब उनके काम के नहीं रहे, और वे किताबें जिन्हें आप पढ़ चुके हैं। मिशेल कहती हैं कि ये सब कबाड़ नहीं है, ये सब पैसा है। जो चीज़ें आपके लिए बेकार पड़ी हैं वही किसी और के लिए ज़रूरी हो सकती हैं। आज के समय में कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जहां पुराना सामान आसानी से बेचा जा सकता है। ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप अपने घर में पड़े सामान को नकद में बदल सकते हैं। हो सकता है ये रकम आपको छोटी लगे, लेकिन जब आप कई चीज़ें बेचते हैं तो वही छोटी छोटी रकम मिलकर एक अच्छा सहारा बन जाती है। संकट के समय इतनी रकम भी 1 महीने का राशन लाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा लेखिका अपनी स्किल्स पर ध्यान देने की सलाह देती हैं। वो कहती हैं कि हर इंसान के पास कोई ना कोई हुनर ज़रूर होता है। कोई पढ़ाने में अच्छा होता है, कोई लिख सकता है, कोई खाना बनाने में माहिर होता है और कोई किसी और काम में। ऐसे समय में ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि कौन सा काम छोटा है और कौन सा बड़ा। जब अस्तित्व और परिवार की सुरक्षा का सवाल हो तो हर ईमानदार काम सम्मान के लायक होता है। मिशेल सिंगलटेरी मानती हैं कि संकट इंसान को आविष्कारक बना देता है। यह आपको नए तरीके सोचने पर मजबूर करता है। किताब में वो बताती हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी नौकरी जाने के बाद छोटे स्तर से काम शुरू किया और धीरे धीरे इतना आगे बढ़े कि आज वे पहले से ज़्यादा कमा रहे हैं। इसलिए वो पाठक को ये संदेश देती हैं कि इस आपदा को सिर्फ नुकसान के रूप में ना देखें, बल्कि इसे एक अवसर में बदलने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार जिंदगी का सबसे अच्छा मोड़ सबसे मुश्किल समय के बाद ही आता है। अब हम उस हिस्से की बात करेंगे जो अक्सर सबसे ज्यादा डरावना होता है और जिसे देखकर लोग अंदर से कांप उठते हैं। वो है बिल और कर्ज। जब महीने की पहली तारीख आती है और आपके बैंक खाते में पैसे नहीं होते, तो मोबाइल की घंटी बजते ही दिल धड़कने लगता है। आपको डर लगता है कि कहीं बैंक वाला फोन ना कर दें, क्रेडिट कार्ड वाले पैसे मांगने ना लगें या मकान मालिक किराया ना मांगने लगे। ऐसे समय में सवाल उठता है कि जब पैसा कम हो और मांगने वाले ज्यादा हों, तो किसे प्राथमिकता दें, किसे पैसे दें और किसे मना करें। मिशेल सिंगलटेरी इस किताब में इस विषय पर बेहद साफ और क्रांतिकारी सलाह देती हैं। उनकी सलाह सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, शायद थोड़ी अनैतिक भी लगे, लेकिन जब जीवन और अस्तित्व बचाने की बात हो तो यही तरीका काम करता है। मिशेल कहती हैं कि संकट के समय आपको एक कठोर और निर्मम शासक की तरह फैसले लेने होंगे। इसके लिए सबसे जरूरी है अपनी प्राथमिकताओं की एक सूची बनाना, और इस सूची में सबसे ऊपर बैंक नहीं है, क्रेडिट स्कोर नहीं है, सबसे ऊपर है जीवन। जीवन को बचाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लेखिका बताती हैं कि सबसे पहले अपने परिवार का पेट भरना चाहिए। अगर आपके पास केवल 5,000 रुपये बचे हैं और क्रेडिट कार्ड का बिल भी 5,000 का है, तो उस समय बिल चुकाना नहीं, बल्कि उस पैसे से अपने घर का राशन खरीदना जरूरी है। ये सुनने में गलत लग सकता है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि लिया हुआ कर्ज चुकाना चाहिए, और ये सामान्य परिस्थितियों में सही भी है। लेकिन जब आप डूबने के कगार पर हो, तब नियम बदल जाते हैं। मिशेल कहती हैं कि क्रेडिट स्कोर खराब होना बुरा है, लेकिन भूखे पेट सोना उससे कहीं ज्यादा बुरा है। क्रेडिट स्कोर को बाद में सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर आपकी सेहत या परिवार बिखर गया तो उसे सुधारना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए भुगतान का क्रम कुछ इस तरह होना चाहिए। सबसे पहले भोजन। भोजन जीवन के लिए ईंधन है और इसे प्राथमिकता देना अनिवार्य है। दूसरे नंबर पर छत, यानी आपके घर का किराया या होम लोन की किश्त। रहने के लिए जगह होना जरूरी है। अगर बैंक आपके घर को नीलाम करने की धमकी दे रहा है तो ये गंभीर समस्या है। इसलिए खाने के बाद सारा पैसा घर बचाने में लगाना चाहिए। तीसरे नंबर पर आवश्यक सेवाएं।
बिजली, पानी और गैस जैसी सेवाएं। अंधेरे में या बिना पानी के रहना जीवन को और कठिन बना देता है। चौथे नंबर पर परिवहन। अगर आपके पास नौकरी है या आप काम ढूंढ रहे हैं तो पेट्रोल या बस का किराया ज़रूरी है। अगर आपकी कार लोन पर है और बैंक उसे उठा ले जाएगा तो आप काम पर कैसे जाएंगे, इसलिए ये भी एक ज़रूरी खर्च है। जब आप इन 4 मुख्य चीज़ों का इंतजाम कर लेते हैं तभी और केवल तभी आप बाकी कर्जों और बिलों की तरफ ध्यान दे सकते हैं। ये तरीका कठोर ज़रूर है, लेकिन संकट के समय जीवन को बचाने के लिए सबसे प्रभावी और सुरक्षित तरीका है। यहाँ पर सबसे पहले आपको सुरक्षित और असुरक्षित कर्ज के बीच का अंतर समझना जरूरी है। सुरक्षित कर्ज या सिक्योर्ड लोन वो होता है जिसके बदले आपने कोई संपत्ति गिरवी रखी होती है, जैसे होम लोन में घर गिरवी होता है या कार लोन में कार गिरवी होती है। अगर आप इनका पैसा नहीं चुकाएंगे तो बैंक आपके घर या कार को जब्त कर सकता है। इसलिए संकट के समय इन कर्जों को प्राथमिकता दी जाती है और इन्हें पहले चुकाने की सलाह दी जाती है। दूसरी तरफ असुरक्षित कर्ज या अनसिक्योर्ड लोन होता है। इसमें कोई संपत्ति गिरवी नहीं होती। इसमें आता है पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल या किसी दोस्त से लिया गया उधार। इसके बदले में बैंक के पास आपका कोई भौतिक अधिकार नहीं होता। अधिकतम वे क्या कर सकते हैं? वे आपको फ़ोन करेंगे, परेशान करेंगे, आपका क्रेडिट स्कोर खराब कर सकते हैं या कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं जो समय लेने वाली होती है। मिशेल सिंगलटेरी कहती हैं कि जब पैसा कम हो तो अनसिक्योर्ड कर्ज को भुगतान की सूची में सबसे नीचे रखें। हाँ, बिल्कुल सबसे नीचे। अगर बैंक वाले दबाव डालें या धमकाएं तो डरे नहीं। उन्हें समझें कि आप इस वक्त भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं। वे आपकी जान नहीं ले सकते और आपको जेल नहीं भेज सकते। भारत और कई देशों में केवल कर्ज ना चुका पाने पर जेल नहीं होती जब तक कि उसमें कोई धोखाधड़ी ना हो। ये एक सिविल मामला होता है। इसलिए अपने घर की छत और परिवार को क्रेडिट कार्ड कंपनी के मुनाफे से ज़्यादा महत्व दें। कर्ज ना चुकाना एक बात है, लेकिन अपने आप छिप जाना दूसरी और बड़ी गलती है। अक्सर जब हम ईएमआई नहीं दे पाते तो बैंक के फ़ोन नहीं उठाते और ईमेल का जवाब नहीं देते। हमें लगता है कि अगर हम बात नहीं करेंगे तो समस्या टल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। समस्या और बड़ी हो जाती है। लेखिका सलाह देती है कि संकट के समय खुद पहल करें और अपने बैंक या लेनदार को पहले ही फ़ोन करें। उनसे अपनी स्थिति साफ साफ साझा करें। कहें कि मेरी नौकरी चली गई है या घर में मेडिकल इमरजेंसी है, मैं भुगतान करना चाहता हूं लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मिशेल बताती हैं कि ज़्यादातर वित्तीय संस्थानों के पास संकट के समय के लिए विशेष योजनाएं होती हैं जिन्हें हार्डशिप प्रोग्राम कहा जाता है। यदि आप उनसे बात करेंगे तो हो सकता है कि वे कुछ महीनों की मोहलत दें, जिसे मोरेटोरियम कहते हैं, या ब्याज को कुछ समय के लिए कम कर दें या आपके लोन की अवधि बढ़ाकर ईएमआई छोटी कर दें। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप उनसे संवाद करेंगे। अगर आप फ़ोन नहीं उठाते तो बैंक को लगता है कि आप जानबूझकर पैसा नहीं देना चाहते। वहीं जब आप अपनी समस्या स्पष्ट रूप से बताते हैं तो वे अक्सर सहयोग करते हैं। याद रखें, बैंक का धंधा पैसा वसूलना है, घर बेचना नहीं। वे चाहते हैं कि आप किसी तरह पैसा चुका दें, भले थोड़ी देर से। इसलिए डरे नहीं, गहरी सांस लें और कस्टमर केयर को कॉल करें। जो सच है वही बताएं। अब बात करते हैं उस प्लास्टिक के टुकड़े की जो आपकी जेब में हमेशा रहता है, यानी क्रेडिट कार्ड। संकट के समय क्रेडिट कार्ड सबसे बड़ा प्रलोभन बन जाता है। जब बैंक अकाउंट खाली होता है तो मन करता है कि चलो क्रेडिट कार्ड से घर का राशन ले लेते हैं या बिजली का बिल चुका देते हैं, अगले महीने देख लेंगे। लेकिन मिशेल सिंगलटेरी यहाँ चेतावनी देती हैं। वो कहती हैं कि संकट के समय उधार लेकर खर्च करना बिल्कुल आग में कूदने जैसा है। सोचिए, अगर आज पैसे नहीं हैं तो क्या गारंटी है कि अगले महीने होंगे। क्रेडिट कार्ड का ब्याज कोई साधारण ब्याज नहीं होता। ये 25 से 40% सालाना तक हो सकता है। अगर एक बार आप इसमें फंस गए और बिल नहीं चुका पाए तो ब्याज पर ब्याज लगेगा और ये राशि इतनी तेजी से बढ़ेगी कि जीवन भर चुकाते रहना पड़ सकता है। मिशेल इसे गरीबी का चक्रव्यूह कहती हैं। अगर बहुत अधिक मजबूरी हो, जैसे घर में खाने को दाना नहीं और कोई दूसरा रास्ता ना बचा हो, तभी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। लेकिन इसे आदत न बनाएं और इसे अपनी आमदनी समझना बंद करें। ये बैंक का पैसा है, आपका नहीं। कोशिश करें कि आप अपना जीवन स्तर इतना नीचे ले आएं कि आपको उधार लेकर जीने की ज़रूरत ना पड़े। अगर सादा खाना खाना पड़े तो खाएं, पैदल चलना पड़े तो चलें, लेकिन प्लास्टिक मनी के जाल से दूर रहें। अब हम बात करेंगे कि क्या चुकाना बहुत ज़रूरी है, चाहे हालात कैसे भी हों। अक्सर लोग पैसों की बचत के चक्कर में अपना इंश्योरेंस बंद कर देते हैं। सोचते हैं कि अभी बीमार नहीं हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम क्यों भरूं। गाड़ी का इंश्योरेंस भी रोक देते हैं। मिशेल कहती हैं कि ये बहुत बड़ी गलती है।
इसे पेनी वाइज पाउंड फूलिश कहा जाता है, यानी चवन्नी बचाने के चक्कर में रुपए का नुकसान करना। संकट के समय आप एक और संकट झेलने की स्थिति में नहीं होते। कल्पना कीजिए कि आपकी नौकरी नहीं है और उसी समय घर में कोई बीमार पड़ जाता है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो अस्पताल का बिल आपको पूरी तरह बर्बाद कर देगा। इसलिए चाहे पेट काट कर पैसा बचाना पड़े, अपना और परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस चालू रखें। ये खर्चा नहीं, सुरक्षा कवच है। इसी तरह अगर आपके पास गाड़ी है तो कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर रखें, जो कानूनन जरूरी है। बिना इंश्योरेंस एक्सीडेंट होने पर आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। जीवन बीमा या टर्म इंश्योरेंस के लिए भी यही नियम है। अगर घर का कमाने वाला व्यक्ति बीमार हो जाए और बीमा बंद हो तो परिवार का जीवन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन सुरक्षा कड़ियों को कभी न तोड़ें। कई लोग सालों से इमरजेंसी फंड बनाते हैं, लेकिन जब संकट आता है तो वे उसे खर्च करने से डरते हैं। मिशेल के पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास बैंक में 2 लाख रुपए हैं, लेकिन हम क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अपनी सेविंग से हाथ नहीं लगाना चाहते। लेखिका कहती हैं कि ये मूर्खता है। इमरजेंसी फंड उसी दिन के लिए बनाया गया था जब मुश्किल आए। अब मुश्किल आ गई है तो फंड का इस्तेमाल करें। अपना इमरजेंसी फंड इस्तेमाल करें ताकि आपको कर्ज ना लेना पड़े। अपना खुद का पैसा खर्च करना किसी और से ब्याज पर पैसा लेने से हमेशा बेहतर होता है। जब संकट खत्म होगा, आपकी नौकरी या हालात सुधर जाएंगे, तब आप फंड दोबारा बना लेंगे। इस समय पैसे का इस्तेमाल आपको कर्ज के दलदल से बचाने के लिए करना चाहिए। अपनी गुल्लक को तोड़ने से डरे नहीं, ये उसी दिन के लिए थी। अब तक हमने आर्थिक संकट में आग बुझाने की बात की। हमने सीखा कि आज के खाने का इंतजाम कैसे करना है, बैंक वालों को कैसे संभालना है और अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रखना है। लेकिन जीवन केवल आज के बारे में नहीं है, जीवन आने वाले कल के बारे में भी है। आर्थिक संकट सिर्फ हमारी जेब पर असर नहीं डालता, बल्कि हमारे भविष्य पर भी असर डालता है। हमारे रिटायरमेंट के पैसे, बच्चों की पढ़ाई के लिए किए गए निवेश, सब खतरे में दिख सकते हैं। इस अंतिम भाग में हम जमीन से नजरें उठाकर क्षितिज की ओर देखेंगे। हम बात करेंगे गिरते हुए बाजार में अपने निवेश के प्रबंधन की, उन लोगों के बारे में जो आपकी मुसीबत का फायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं, यानी स्कैमर्स, और अंत में वापसी की। जब ये तूफान थम जाएगा, आप कैसे पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़े होंगे, इसे समझेंगे। संकट के समय शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड देखकर दिल की धड़कन तेज हो जाती है। सुबह उठते हैं और देखते हैं कि आपका पोर्टफोलियो लाल रंग में है। जो पैसा आपने वर्षों की मेहनत से जमा किया था, वो कुछ ही दिनों में 20 या 30% कम दिखता है। ऐसे में इंसान का पहला रिफ्लेक्शन होता है, भागो, सब कुछ बेच दो और पैसा निकाल लो, इससे पहले कि वो पूरी तरह खत्म हो जाए। मिशेल सिंगलटेरी कहती हैं कि रुकिए, यही सबसे बड़ी गलती है। वो इसे एक बेहतरीन उदाहरण से समझाती हैं। निवेश एक रोलर कोस्टर की सवारी जैसा है। जब आप रोलर कोस्टर की चोटी पर होते हैं तो मजा आता है, लेकिन जब वो तेजी से नीचे गिरता है, डर लगता है। अब कल्पना कीजिए कि डर के मारे बीच में ही रोलर कोस्टर से कूद जाएं। परिणाम होगा चोट, और बहुत गहरी चोट। शेयर बाजार भी ऐसा ही है। जब बाजार गिरता है और आप अपना निवेश बेच देते हैं तो आपका घाटा निश्चित हो जाता है। इसे पेपर लॉस कहा जाता है, यानी जब तक आपने बेचा नहीं तब तक वो घाटा सिर्फ कागज पर या स्क्रीन पर होता है। जिस दिन आपने बेच दिया, वही घाटा असली बन जाता है। इतिहास गवाह है कि हर मंदी के बाद, हर गिरावट के बाद बाजार वापस ऊपर आता है, और अक्सर पहले से ज्यादा ऊपर चला जाता है। इसलिए लेखिका की सलाह है कि अगर आपको उस पैसे की जरूरत अगले 5 साल तक नहीं है तो उसे हाथ भी न लगाएं। स्क्रीन देखना बंद कर दें, न्यूज़ चैनल बंद कर दें और खुद को याद दिलाएं कि ये लंबी अवधि का खेल है। अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं और अगले वर्ष ही पैसे चाहिए तो स्थिति अलग है। लेकिन यदि आप युवा हैं या आपके पास समय है तो घबराएं नहीं। जो लोग गिरावट में टिके रहते हैं वही बाद में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। और अगर आपके पास अतिरिक्त नकद है, जो संकट में होना मुश्किल है, लेकिन अगर है तो ये निवेश करने का सबसे अच्छा समय हो सकता है। मंदी में दुनिया की बेहतरीन कंपनियों के शेयर डिस्काउंट पर मिलते हैं। जैसे हम सुपरमार्केट में डिस्काउंट ढूंढते हैं, वैसे ही ये शेयर बाजार का डिस्काउंट सीजन होता है। संकट के समय स्कैमर्स और ठगों के लिए त्योहार जैसा होता है। मिशेल सिंगलटेरी चेतावनी देती हैं कि जब लोग डरे हुए होते हैं और पैसे के लिए परेशान होते हैं तो वे आसानी से मूर्ख बन जाते हैं। आपको ऐसे फ़ोन कॉल या मैसेज आ सकते हैं जो दावा करेंगे कि वे आपका कर्ज माफ़ करवा सकते हैं या घर बैठे लाखों रुपए कमाने का तरीका बता सकते हैं। कभी कभी कहा जाता है कि सरकार की तरफ से कोई राहत पैकेज आया है और उसे पाने के लिए आपको थोड़ी सी फीस देनी होगी।
मिशेल कहती हैं कि अगर कोई ऑफर सुनने में इतना अच्छा लग रहा है कि यकीन ना हो, तो मान लीजिए कि वो झूठ है। संकट में वर्क फ्रॉम होम स्कैम बहुत होते हैं। आपको कहा जाएगा कि पहले रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे दें, फिर काम मिलेगा। मिशेल का नियम साफ है कि आपको काम करने के पैसे मिलने चाहिए, काम पाने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कभी भी नौकरी पाने के लिए पैसा ना दें। इसके अलावा अपनी निजी जानकारी की सुरक्षा करें। बैंक कभी भी फोन पर आपका पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगता। चाहे सामने वाला कितना भी डराए कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा या कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, जानकारी साझा ना करें। फोन काट दें और खुद बैंक जाकर पता करें। अपनी जमा पूंजी को इन गिद्धों से बचाना भी पैसा कमाने जितना ही जरूरी है। यह अध्याय किताब का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। जब हम खुद मुसीबत में होते हैं तो अक्सर दूसरों की मदद करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम अपनी मुट्ठी भींच लेते हैं और सोचते हैं कि जो थोड़ा बहुत बचा है उसे पकड़ कर रखें। लेकिन मिशेल एक अलग नजरिया पेश करती हैं। वो कहती हैं कि संकट के समय भी अगर संभव हो तो दूसरों की मदद करें। ये मदद जरूरी नहीं कि पैसों की हो सकता है आपके पास पैसे ना हो लेकिन समय हो। आप किसी बुजुर्ग पड़ोसी के लिए राशन ला सकते हैं, किसी परेशान दोस्त की बात सुन सकते हैं, या अगर आपके पास थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा खाना है तो उसे किसी भूखे के साथ बांट सकते हैं। मिशेल कहती हैं कि जब हम देते हैं तो हमारे दिमाग को एक संकेत मिलता है कि हम इतने भी लाचार नहीं हैं, हमारे पास अभी भी कुछ है जो हम दूसरों को दे सकते हैं। ये भावना हमें मानसिक शक्ति देती है और पीड़ित होने से रोकती है। दान करना या मदद करना सिर्फ दूसरों के भले के लिए नहीं होता, ये खुद के भले के लिए भी होता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक समुदाय का हिस्सा हैं, हम इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो अक्सर वक्त आने पर दूसरे भी आपके साथ खड़े होते हैं। हर कठिनाई के बाद हमेशा राहत का समय आता है। आर्थिक संकट भी हमेशा नहीं रहता। एक दिन आएगा जब आपको नई नौकरी मिलेगी, बाजार फिर से संभलेगा, बीमारियां ठीक हो जाएंगी। लेकिन उस दिन आने के बाद आप क्या करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मिशेल सिंगलटेरी कहती हैं कि रिकवरी का समय सबसे अहम होता है। अक्सर जैसे ही हालात सुधरते हैं, लोग अपनी पुरानी आदतों पर वापस लौट जाते हैं। वे फिर से फिजूल खर्ची करने लगते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ा लेते हैं और बचत करना बंद कर देते हैं। लेखिका सलाह देती हैं कि इस संकट को अपना सबसे बड़ा गुरु बनाएं। आपने पिछले कुछ महीनों में जो सीखा है उसे भूले नहीं। जिस नूडल बजट या बेयर बोन्स बजट पर आप जी रहे थे उसे अचानक खत्म ना करें। नई नौकरी लगने के बाद भी कुछ महीनों तक उसी सादगी से जिएं और जो अतिरिक्त पैसा आए उससे सबसे पहले अपने इमरजेंसी फंड को फिर से भरें। इस बार अपने इमरजेंसी फंड को और बड़ा बनाएं। अगर पहले आपके पास 3 महीने का खर्चा था तो अब कोशिश करें कि 6 महीने या 1 साल का खर्चा जमा हो, क्योंकि बुरा वक्त पहले से बताकर नहीं आता। अपने कर्जों को खत्म करना अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बनाएं। जिस डर को आपने महसूस किया जब बैंक वाले फोन कर रहे थे, उसे याद रखें और कसम खाएं कि दोबारा कभी अपने आप को उस स्थिति में नहीं डालेंगे। कर्ज मुक्त जीवन ही असली आज़ादी है। मिशेल सिंगलटेरी की किताब व्हाट टू डू विद योर मनी व्हेन क्राइसिस हिट्स केवल पैसों की किताब नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। इस सफर में हमने बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि डरना मना है और शांत दिमाग ही सही फैसले ले सकता है। हमने सीखा कि अपनी ज़रूरतों और चाहतों में फ़र्क करना कितना ज़रूरी है। हमने सीखा कि परिवार से बात करना और टीम की तरह काम करना ही हमें बचाता है। हमने जाना कि कर्ज की प्राथमिकताएं कैसे तय करें और बैंक वालों से बात करने की हिम्मत कैसे जुटाएं। और अंत में हमने सीखा कि गिरते बाजार में धैर्य कैसे रखें और दूसरों की मदद करके खुद को मजबूत कैसे बनाएं। अगर आप आज मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो मेरी आपसे एक ही विनती है, उम्मीद मत हारिए। आप उससे ज्यादा मजबूत हैं जितना आप सोचते हैं। ये वक्त आपकी परीक्षा ले रहा है, लेकिन ये वक्त आपको तोड़ नहीं पाएगा। एक योजना बनाएं, आज ही बैठें और उन कदमों को उठाएं जिनके बारे में हमने बात की है। एक एक रुपया जोड़ें, एक एक दिन निकालें। देखते ही देखते आप इस तूफान से बाहर निकल आएंगे। पैसा आता है और जाता है, लेकिन आपका साहस, आपका परिवार और आपकी हिम्मत ये दौलत है जिसे कोई मंदी आपसे छीन नहीं सकती। अपने आप पर भरोसा रखें। अगर ये जानकारी आपके लिए काम की लगी हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। कभी कभी एक सही सलाह किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने पैसों का ख्याल रखें। जय हिंद।